का टॉपिक जो कि है वत्सनाभ, ठीक है। और अगर तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें हम लोगों को जानना है, क्या क्या उसकी एंटीडोट होती है, फेटल पीरियड कितना होता है, फेटल डोज कितनी होती है, क्या क्या पोस्टमार्टम अपीयरेंस इसमें देखने को मिलता है अगर किसी को पॉइजनिंग होती है, तो वो सारे के सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको इसमें देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है वत्सनाभ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं तो इसका बोटानिकल नेम क्या है, ठीक है। तो वत्सनाभ के लिए क्या रखा है, वत्सनाभ बोटानिकल नेम है इसका एक्वेनिटम फेरोक्स, ठीक है। फैमिली क्या आती है इसकी, फैमिली आती है इसकी रेनिनकुलेसी, ठीक है। रेनिनकुलेसी इसकी फैमिली आया करती है। अच्छा, इसके कुछ पर्याय हैं, क्या क्या पर्याय बता रखे हैं वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा जानने। इसको जब आप शास्त्र में पढ़ेंगे यानी रसतरंगिणी में, या फिर बहुत सारे ऐसे योग हैं जहाँ पर इसको खाली विष के नाम से जान रखा है, ठीक है। तो किस नाम से जाना हुआ है, केवल विष बोला गया है, विष करके, और वहाँ पर हमें इसका तात्पर्य समझना है कि वत्सनाभ के बारे में बात चल रही है। इसको मीठा विष भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको अमृत भी बोला गया है, ठीक है, अमृत भी बोला गया है। नेक्स्ट इज इसके रसगुण वीर्य विपाक। तो रस इसमें कैसा होता है, मधुर रसात्मक होता है, मधुरी इसका विपाक होता है और उष्ण वीर्य वाला होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें के गुण कैसे होते हैं, तो जनरली इसके जो गुण होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं विष के गुणों के, ठीक है। वैवाहिक गुण होता है, विकासी गुण होता है, लघुपाकी होता है, इस तरीके से करके। तो वहीं पर इसके जो विशिष्ट गुण बता रखे हैं वो तो तीक्ष्ण है ये, दूसरा लघु है, व्यवायी है और विकासी गुणयुक्त ये हुआ करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है किसके अकॉर्डिंग, रस कामधेनु पुस्तक है रस कामधेनु, इसके अनुसार कुछ इसके संदर्भ में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से बता रखी है कि भाई ये एक वेदना स्थापक होता है, ठीक है, कि वेदना का भी स्थापन करता है, किसी को पेन है कुछ है या एनाल्जेसिया वाला ये काम किया करता है। स्वेद जनन है, ठीक है, स्वेद जनन है, और इस कारण से स्वेद जनन प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत सारे ज्वर अग्न योगों में ज्वर में देने वाली जो हमारी औषध है, भेषज है, ठीक है, उनमें हम इसको डाला करते हैं, एड ऑन किया करते हैं एज एन मुख्य घटक के रूप में, और ये वहाँ पर स्वेद जनन कराता है और ज्वर का जो संताप है उसको कम करने में ये एक्ट करता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका एक त्रिभुवन कीर्ति रस, ठीक है, उसमें भी ये डाला जाता है। उसके अलावा ज्वरग्न है, तो स्वेद जनन प्रॉपर्टी के कारण ही इसको कैसा ज्वरग्न बता रखा है। शूल प्रश्मन में, ठीक है, अब वेदना स्थापक है, शूल प्रश्मन में है, शोतग्न भी है ये, ठीक है, शोतग्न, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाया करती है। अच्छा, इसका फिर लक्षण बता रखा है, लक्षण क्या बता रखा है, किसके अकॉर्डिंग है, भाव प्रकाश जी के, भाव प्रकाश पुस्तक के अकॉर्डिंग है। भाव मिश्र जी इसमें क्या बोलते हैं कि सिंधु वारसादृश्य पत्रो वत्सनाभ्य आकृतिस्तथा यत् पार्श्वेन तरो वृद्धि वत्सनाभ से भाषित। तो कहना क्या चाहते हैं कि भाई किस पौधे के बारे में, वत्सनाभ के बारे में क्या बोलते हैं कि ये जो होता है सिंधुवार सदृश्य, इसके जो पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंधुवार सदृश्य पत्रों, इसके जो पत्र हैं वो किस प्रकार के हैं, वो सिंधुवार के पत्र के समान हुआ करते हैं, सिंधुवार सदृश्य पत्रों। वत्सनाभ्य आकृतिस तथा, और इसकी जो आकृति होती है, जो शेप होती है वो कैसी होती है, वत्स यानी यहाँ पर बछड़े से, ठीक है, गाय का जो बछड़ा होता है, गाय का जो बच्चा होता है उसकी नाभि की आकृति के समान इसकी आकृति हुआ करती है। और क्या बोल रखा है, यत पार्श्वे, इसके पार्श्व में, इसके समीप में, न तरो वृद्धि, न तरु, किसी भी वृक्ष की, किसी भी पौधे की वृद्धि नहीं होती है ना, यत पार्श्वे न तरु वृद्धि वत्सनाभ से भाषिता। और ऐसे ही जो प्लांट है उसको क्या बोलते हैं, उसको वत्सनाभ बोला जाता है। तो ये इसका क्या है, ये भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग इसका लक्षण बता रखा है किसका। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सिंधुवार सदृश्य पत्रों किसके लिए बोला गया है और वत्सनाभ्य आकृति किसके लिए बोला गया है। ये किसका, ये कह सकते हैं कि पहचान है, किसका आइडेंटिफिकेशन है, तो वो वत्सनाभ का आया करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है इसके भेद क्या क्या बता रखे हैं। तो भेद के बारे में, इसके जब भेद देखेंगे तो भेद ऐसा बहुत ज़्यादा इसका वर्णन नहीं मिलता है भेद के बारे में, लेकिन वर्ण भेद से इसको
तीन तरीके से बता रखा है, एक है हमारा कृष्णाभ, दूसरा है कपिश और तीसरा है पांडु वर्ण का। ठीक है, ये तीन भेद बता रखे हैं, जिसमें से हमारा जो पांडु वर्ण का होता है वो कैसा होता है, वही श्रेष्ठ माना गया है कि उत्तम है। यानी इसकी एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसकी विषाक्तता भी ज़्यादा होती है, और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये अगर हम किसी भी व्याधि में, किसी भी रोग में इसका हम प्रयोग करेंगे तो वो शीघ्र फलदायी होगा। ठीक है, तो ये थे इसके भेद कौन कौन से, कृष्णाभ, कपिश और पांडु, जिसमें से पांडु श्रेष्ठ हुआ करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है कि भाई इसकी विषाक्तता होगी जब अगर वत्सनाभ की पॉइजनिंग होगी, किसी भी कारणवश किसी को वत्सनाभ दिया गया या उसने खुद खाया, किसी भी कारणवश ऐसा कुछ अवस्था आती है, तो उसमें क्या क्या विषाक्तता के, क्या क्या टॉक्सिसिटी के, क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे एज पर आयुर्वेदा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मत है किसका, पहला मत आता है आचार्य सुश्रुत का। तो सुश्रुताचार्य ने क्या बता रखा है, सुश्रुताचार्य कहते हैं ग्रीवा स्तंभो वत्सनाभे पीत विण मूत्र नेत्रता, कि भाई अगर वत्सनाभ की विषाक्तता होती है तो उसमें क्या होगा, ग्रीवा स्तंभो, ग्रीवा का स्तंभ हो जाए, ग्रीवा जकड़ जाएगी, और विण, मूत्र और नेत्र ये सब के सब कैसे हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे, इसका डिस्कलरेशन हो जाएगा येलो कलर का। ठीक है, ऐसा बता रखा है किसने, सुश्रुताचार्य ने। तो क्या बोल रखा है कि एक तो भाई जो भी पर्सन है अगर उसने इसका सेवन करा है, किसका, वत्सनाभ का, वत्सनाभ का उसने सेवन करा है, तो उसकी जो ग्रीवा होगी वो क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, जकड़ जाएगी। ठीक है, प्लस क्या होगा, उसकी जो आइज़ है, जो उसका यूरिन है, ठीक है, उसका मूत्र है और उसका विड है ना, स्टूल है, वो सब कैसे हो जाएंगे, इनका सबका डिस्कलरेशन हो जाएगा, और किस वर्ण के हो जाएंगे, वो येलो कलर के, पीत वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है एज पर आचार्य सुश्रुत। अच्छा, फिर आता है रस तरंगिणी, एक पुस्तक आती है, किसकी है रस तरंगिणी, रस तरंगिणी पुस्तक है जो, जिसके लेखक हैं कौन, कौन है लेखक इसके, सदानंद शर्मा। सदानंद शर्मा जी ने लिखी है, और सदानंद शर्मा जी ने इस पुस्तक में इसके लक्षण बता रखे हैं। क्या लक्षण बता रखे हैं भाई, देख लेते हैं कि अविशुद्धम विषम दाहम मोहो हृदय गति रोधनम मृत्युम च, कि अगर अविशुद्ध विष का सेवन अगर करेंगे तो क्या होगा, दाह उत्पन्न होगा, है ना, दाह उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा, और क्या होगा, हृदय की जो गति है उसका अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, और एट लास्ट मृत्यु भी हो सकती है। तो ये किसका लक्षण है, ये रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग वत्सनाभ के विषाक्तता का, उसके टॉक्सिसिटी का, उसके पॉइजनिंग का लक्षण है। तो रस तरंगिणी में क्या बोलते हैं सदानंद शर्मा जी, है ना, क्या बोला उन्होंने, एक तो क्या होगा, दाह उत्पन्न होगा। ठीक है, ये कोई भी एक पर्सन है, इसे क्या हो गया, ऐसे विषाक्तता हो गई है। ठीक है, तो एक तो इसे क्या हुआ, इसे दाह उत्पन्न होने लगा, तो ये हमने फ्लेम्स बना दी, दाह उत्पन्न होने लगा। और क्या बोल रखा है, इसको मोह होगा, है ना, तो इसमें मोह जागृत कर देते हैं, इसको कुछ समझ नहीं आएगा, मोह हो गया ये, इसे हेलोसिनेशन होने लगा इसको। ठीक है, मोह उत्पन्न होने लगा, और साथ में क्या होगा, इसकी जो हृदय की गति है, ठीक है, इसकी हृदय की जो गति है वो कैसी हो जाएगी, वो अवरोध हो जाएगा उसमें, वो रुक जाएगी, है ना, धीरे होने लगेगी, स्टॉप होने लगेगी, और ये जो पर्सन है ये क्या होगा, ये भैया जी लेट जाएगा। ठीक है ना, इसका हो गया कल्याण। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये किसके लक्षण हैं, ये लक्षण आते हैं एक्वानिटम, या जिसकी हम बात करते हैं वत्सनाभ के विषाक्तता के। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब विषाक्तता हुई है तो उसे देना क्या है, जो भी पेशेंट है ना, उसे विषाक्तता है तो क्या देना है, तो उसके लिए क्या बता रखा है कि उस पर्सन को टंकण देना है। ध्यान रखें, क्या देना है, टंकण। टंकण इसका एंटीडोट है एज पर आयुर्वेदा। ठीक है, या फिर उसका प्रतिविष, किसका प्रतिविष टंकण, वत्सनाभ का, के
पेशेंट को अगर वत्सनाभ की विषाक्तता हुई है तो आप उसे टंकण दीजिए, घृत के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग अनुपात में प्रयोग कर सकते हैं और उससे उसको मतलब कह सकते हैं उसकी विषाक्तता जो है वो कम हो जाएगी, उसको आराम मिलेगा, लाभदायक है। तो टंकण बता रखा है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे योग आयुर्वेद के जिसमें वत्सनाभ एक घटक है, एक इंग्रेडिएंट है, उसमें उसके साथ में टंकण का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्ोनिटम फेरोक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है जी, एक्ोनिटम फेरोक्स एक हर्ब है। कैसी हर्ब है ये? जिसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पर्पल फ्लावर्स होते हैं और जनरली हिमालय के फुट हिल्स में ये देखने को मिलता है, पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसके केमिकल कंपोजिशंस कौन कौन से हैं? तो केमिकल कंपोजिशंस में इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं, पिक्रो एक्ोनिटीन होता है, स्यूडो एक्ोनिटीन होता है और एकोनिन होता है। और इसमें से जितने भी हमारे क्या कह सकते हैं इसमें केमिकल्स होते हैं या फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं, उसमें से जो इसका एल्कोलाइड जो है कौन सा, एक्ोनिटीन, ये सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेंट होता है और इसी की वजह से डिसीज़ कॉज होती है, इसी की वजह से सॉरी डिसीज़ नहीं, टॉक्सिसिटी कॉज होती है, यही टॉक्सिसिटी कॉज करता है मेजरली। ठीक है, तो भैया इससे बच के रहना है ना। इस पर हम कौन सा है, एक्ोनिटीन है ना, इससे बच के रहना, खतरे का साइन बना देते हैं इस पर। ऐसे ही होता है ना, एक स्कल और ठीक है। चलो फिर देखते हैं इसकी पॉइजनिंग होने पर क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? तो टिंगलिंग सेंसेशन होगी, टिंगलिंग होगा, नम्बनेस ऑन द कॉन्टेक्ट द स्किन माउथ, जहाँ पर भी ये टच हुआ है, जैसे खाया है, छुआ है, तो वहाँ पर अगर इसकी पोटेंसी अच्छी है तो वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नंबनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, वहाँ पे सेंस ऑफ टच ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर ओरल से लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है इसका, तो नोजिया, सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा लार का निकलना होगा, सलाइवेशन होगा। ठीक है, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही साइन सिम्टम्स मिलते हैं, जनरली ये सारी चीज़ें मिलती हैं या कुछ ना कुछ इसमें से मिला करते हैं। अच्छा, मस्कुलर वीकनेस मिलेगी। ठीक है, मस्कुलर वीकनेस है, हेडेक होगा उसको, और क्या होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। अभी हमने पीछे आयुर्वेद वाले पॉइंट में भी पढ़ा था कि एक ऐसा होता है, ये स्वेद जनक होता है ना, स्वेद जनन का कार्य करता है, तो स्वेद जनन का कार्य है, इसी कारण से क्या मिलेगा इसमें, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मिलेगी। और जनरली और क्या मिलेगा, कन्वर्जन्स मिलेंगे। तो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था, सेरेटेड कन्वर्जन्स, सेरेटेड मोह, रसतरंगिणी में बता रखा था, दाहा मोह, तो इसमें और क्या मिलेगा, मोह की उत्पत्ति होती है। अच्छा, फिर जो हमारा सेंट्रल ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो उसमें हाइपोटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाइपोटेंशन किस वजह से होगा भाई, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का जो एक कह सकते हैं वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, वो कम होने लगेगा और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और हाइपोटेंशन की तरफ जो भी हमारा पेशेंट है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरिथमिया की कंडीशन उसको हो जाएगी। ठीक है, और एवी ब्लॉक, जो हमारा एवी ब्लॉक की कंडीशन है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि जिसकी वजह से क्या देखा जाएगा कि सबसे पहले उसमें क्या होगा, इनिशियल एक्यूट कंडीशन में, उसको एक्यूट नहीं बोलेंगे, इमीडिएट कंडीशन में अगर हम उसकी बात करें तो उसमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे वो एवी ब्लॉक की तरफ जाता रहेगा पेशेंट, फिर उसमें ब्रेडिकार्डिया की उत्पत्ति हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया उसमें मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन भी की हुई है कि फर्स्ट टैकीकार्डिया होगा, देन एवी ब्लॉक एंड देन ब्रेडिकार्डिया। इस तरीके से करके हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, डेथ इज ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट। और इसमें जो कॉमनली डेथ मिलती है वो किस वजह से मिलती है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मिलती है। ठीक है, एवी ब्लॉक हो गया है और हाइपोटेंशन की कंडीशन है, एरिथमियाज होने लगा है, तो कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में वो पहुंच जाएगा।
अच्छा, इसमें और क्या साइन मिलते हैं? अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो उसके प्यूपिल होंगे वो कैसे रहेंगे? अल्टरनेटिवली कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होते रहेंगे, यानी कभी उसके जो पीपल होंगे वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड होंगे और कभी क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे। तो ये दोनों ही अल्टरनेटिवली होते रहते हैं और इसी स्पाज्मोडिक पीपल को क्या बोलते हैं? हिप्पस बोला जाता है। ठीक है, हिप्पस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करते हैं कि भाई एक क्या है, हिप्पोपोटामस है, ये दो आंखें हैं इसकी, ये इसका मुंह है। भाई देखो, मुझे अच्छे से हिप्पोपोटामस बनाना नहीं आता, तो सपोज करो ये हिप्पोपोटामस है, ये इसका पीछे के ये पैर वगैरह और ये मोटू सा हिप्पोपोटामस है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एक आँख बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगी और दूसरी आँख जो है वो, मतलब दूसरी आँख नहीं, इसको हमने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इससे इस तरीके से आ सकते हैं कि अल्टरनेटिवली जो पीपल होगा वो पीपल डायलेट भी होगा और कॉन्स्ट्रिक्ट भी होगा, वो स्पाज्मोडिक कंडीशन मिलती रहती है और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हिप्पस। ठीक है, तो हिप्पो से याद कर लेते हैं, एक हिप्पो और उसकी जो आंखें हैं वो एक कॉन्स्ट्रिक्ट है और एक क्या है, डायलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इसका क्या, फेटल डोज। अच्छा, फेटल डोज क्या होगी इसकी? तो फेटल डोज इसकी होती है, जनरली रूट यूज़ होती है और रूट की 1 ग्राम के आसपास तक इसकी फेटल डोज हुआ करती है। लेकिन जो इसका एल्कोलॉइड है और जो कि मोस्ट पोटेंट एल्कोलॉइड है, कौन सा? एक्ोनिटीन, उसकी फेटल डोज हुआ करती है 2 to 5 mg, है ना, 2 से 5 मिलीग्राम तक भी अगर किसी ने उसको ले लिया है तो उसमें उसकी डेथ हो सकती है, उस पेशेंट की या उस पर्सन की। ठीक है, फेटल पीरियड कितना होता है? जनरली इसका फेटल पीरियड जो होता है 2 से 6 आवर्स तक होता है अगर उसको फेटल डोज दी जाए तो। लेकिन अगर इसकी कंडीशंस, उसको ट्रीटमेंट टाइमली मिलता है या बाकी सारी चीज़ें हैं तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट देखते हैं इसका कि मेजर ट्रीटमेंट इसमें क्या चलता है। तो ट्रीटमेंट में किस तरीके से है ट्रीटमेंट का, कि सबसे पहले जो भी हमारा इंडिविजुअल है, पेशेंट है, जिसको इसकी टॉक्सिसिटी हुई है, उसको गैस्ट्रिक लेवास देंगे, है ना, या क्या बोलते हैं, स्टमक वॉश देंगे उसको। ठीक है, उसका स्टमक वॉश देंगे, किसके साथ देंगे? तो वार्म वाटर देंगे और साथ में कोई भी वीक सॉल्यूशन देंगे, जैसे कि पोटेशियम आयोडीन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। जनरली पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है विद वार्म वाटर, और पानी उसको पिलाया जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वाटर का, एंड देन फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टमक वॉश या फिर गैस्ट्रिक लेवास उसको दिया जाता है। जनरली एट्रोपिन का यूज़ करा जाता है 1 mg की डोज में। और बाकी जितना भी ट्रीटमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, जो भी उसमें बॉडी में उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या कि भाई पोस्टमार्टम अपीयरेंस, इसमें क्या क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अगर तंत्र है फॉरेंसिक में अगर हम इसको हम पढ़ेंगे तो अगर किसी ने इसका सेवन किया है तो कौन कौन से पोस्टमार्टम अपीयरेंस उसके उस पेशेंट में नहीं बल्कि उस डेड में देखने को मिलेंगे। तो जनरली क्या है, इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मिलता, ये इसका एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती है एक्सेप्ट द साइन ऑफ एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया मिलेगा और बाकी कुछ नहीं मिलता, इसी वजह से क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती है, इसीलिए इसको आइडियल पॉइजन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आइडियल पॉइजन हुआ करता है, कुछ आ ही नहीं रहा है ना। और कैसा पॉइजन? होमिसाइडल पॉइजन, बेसिकली होमिसाइडल पॉइजन। आपने किसी को दे दिया है, उसकी बॉडी में कोई मिलेगी नहीं कि टॉक्सिसिटी थी या नहीं थी, है ना, या फिर वो खुद की कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसे, या फिर ड्रग डोज की वजह से हुआ है। तो इस तरीके से करके इसको आइडियल पॉइजन माना जाता है। बाकी स्टमक और ड्यूडेनम में थोड़ा सा कंजेशन मिलेगा। ठीक है, अगर हम हार्ट के बारे में देखें तो हार्ट में क्या मिलता है, हार्ट में जो हमारा सब एपिकार्डियल पेटिशियल होगा वहाँ पे, और एकाइमोटिक हेमरेजेस मिलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो बेसिकली छोटे छोटे हेमरेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी सब एपिकार्डियल जो लेयर होती है हार्ट की, वहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे हेमरेजेस होने स्टार्ट होंगे वही, और वो भी जनरली कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में देखे जाते हैं। तो वो थोड़े थोड़े ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो
हमारे सामने इंडिविजुअल है, ये किस वजह से इसकी डेथ हुई होगी, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस पॉइजनिंग में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है इसकी, और होमिसाइड के लिए कई बार यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से इसको और ये एक आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पार्ट हमारा कौन सा, जो कि वत्सना वाला है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक था आज का, ये कंप्लीट हुआ।